नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय बजट 2026-27 हिमाचल के लिए निराशाजनक और अन्यायपूर्ण। राजस्व घाटा अनुदान बंद करना, संघीय ढांचे पर प्रहार। प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर लिख रही हैं सफलता की इबारत। सुंदरनगर की श्रीमती भीमा देवी सिलाई के कारोबार से हर महीने कमा रही है 25 से 30 हजार रुपए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट स्पष्ट रूप से आम लोगों, मध्यम वर्ग, किसानों, बागवानों और विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बजट से निराश हैं। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य विशेष अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, जिसे राजस्व घाटा अनुदान कहा जाता है। वर्ष 1952 से लेकर 15वें वित्त आयोग के गठन तक केंद्र सरकार द्वारा ये अनुदान नियमित रूप से राज्यों को दिए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार 16वें वित्त आयोग ने इस अनुदान को बंद कर दिया है। आज वित्त मंत्री जी ने बजट रविवार वाले दिन रखा और रविवार वाले दिन जब बजट रखा जा रहा था तो मैं इस पूरे बजट को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। और निश्चित तौर पर आज ही 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी रखी गई। हिमाचल के इतिहास में ये आज एक काला दिन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रदेश जब बने था, छोटे राज्य और पहाड़ी राज्यों को रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंका गया था। और रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंकने के बावजूद 1952 से लेकर हमें ग्रांट मिलती रही, आरडीजी के रूप में ग्रांट मिलती रही। और आरडीजी के रूप में जब ग्रांट मिलती रही तो प्रदेश में जो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकते थे, उनको ग्रांट के रूप में जो डेफिसिट होता था उसके रूप में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती थी। संविधान के अनुच्छेद 275(1) में केंद्र सरकार में राज्यों को स्टेट स्पेसिफिक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। 1952 से लेकर 15वें फाइनेंस कमीशन तक ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही। तकरीबन 70 साल से ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही। और इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण प्रदेश की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की जो विकासात्मक कार्य हैं, उनको अमल में लाया जाता रहा। रिपोर्ट 16 फाइनेंस कमीशन की रखी गई। हमें आशा थी, तकरीबन 4 बार मैं फाइनेंस कमीशन को मिला और इतनी ही बार मैं वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री जी से भी मिला। मैंने उनसे हमेशा ये अनुरोध किया कि जब हमें 16 फाइनेंस कमीशन जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देगा तो टेपरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 साल के लिए एक सम्मान होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी उसमें टेपरिंग हुई। टेपरिंग का कहने का मकसद मेरा ये है कि पहले वर्ष जैसे 11,000 करोड़ मिल गया, दूसरे वर्ष 10,000 करोड़ मिल गया, तीसरे वर्ष और 10,000 करोड़ मिल गया, चौथे वर्ष 8,000 करोड़ मिल गया और 5वें वर्ष आज इस वर्ष जो 25-26 का वित्तीय वर्ष चल रहा उसमें 3200 करोड़ रुपये मिल गया। यानी कि 11,000 करोड़ से हम 3200 करोड़ में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन की आज पा रहे हैं। एकदम बजट में एक 3200 करोड़ रुपये मिलना प्रदेश की आर्थिक जो स्थिति है उसको पटड़ी में लाने में मुश्किल आती है।
इसलिए आज जब आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देंगे तो आपने इसको बराबर ही 5 साल के लिए रखना। 15th फाइनेंस कमीशन जब था और जब तक 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई थी, प्रदेश में 15th फाइनेंस कमीशन ने जो आरडीजी दी थी इंटरम रिपोर्ट के रूप में, जो कि 2020-21 में इंटरम रिपोर्ट सबमिट की गई। जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 11,471 करोड़ रुपया इंटरम रिपोर्ट में 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें आरडीजी दी है। फिर 15th फाइनेंस कमीशन ने जब फुल रिपोर्ट आई तो 37,199 करोड़ रुपए की आरडीजी दी और 37,000 और 11,431 के हिसाब से ये टोटल 49,000 करोड़ रुपए के तकरीबन 48,000 49,000 करोड़ रुपए के करीब 2020-21 से 2025-26 तक प्रदेश को मिला। और प्रदेश में इस वर्ष जो आरडीजी आ रही है वो 3200 करोड़ रुपए आ रही है। 2026 से 31 के बीच में 2026 से 31 के बीच में भी 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो आरडीजी को रिकमेंड करता है। हमने अंदाज़ा लगाया था कि पिछली बार अगर 48,000 48,500 करोड़ रुपए आया तो इस बार 50,000 करोड़ रुपए आएगा और हर साल 10,000 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलेगा। और मैं यही मांग करता रहा, हमें तो ये पता ही नहीं था कि आरडीजी ख़त्म कर दी जाएगी, हमें ये जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ किस लिए मिलता रहा ये भी मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये बोलना के लिए मिलता रहा कि आरडीजी में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आना चाहिए। जब आप 16th फाइनेंस कमीशन आरडीजी को रिकमेंड करेगा तो एक समान आरडीजी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मिले। और जब मैंने 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसमें आरडीजी को पूर्णतया ख़त्म कर दिया गया है। ये प्रदेश के लोगों के खिलाफ कुठाराघात है, प्रदेश के लोगों के दिलों पर चोट पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के जो संसद सदस्य हैं वो ये सोचते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठी सरकार है, उसी का सिर्फ दायित्व बनता है। ये गलत बात है। प्रदेश के हितों के लिए सभी लोगों का दायित्व बनता है और हम सब लोगों को मिलकर प्रदेश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। अब 16th फाइनेंस कमीशन ने जो कि लोन की लिमिट भी तय करता है, 15th फाइनेंस कमीशन ने लोन की लिमिट भी तय करता है। जो हम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लोन लेते हैं उसकी लिमिट भी फाइनेंस कमीशन तय करता है। और जो ये लिमिट तय की जाती है वो स्टेट की जीएसडीपी, जो जीएसडीपी होती है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की, उसके आधार पर की जाती है। हमने ये भी मांग की थी कि उस लोन की लिमिट को अब 3% से बढ़ाकर 4% की जाए, लेकिन उसको भी उन्होंने जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर 3% ही रखा है। अब जिस प्रदेश में 90% लैंड शिवालिक, मिड हिमालय और हिमालय में बटी हो, छोटी पहाड़ियाँ, उससे बड़ी पहाड़ियाँ और बड़ी मध्यम पहाड़ियाँ और बड़ी पहाड़ियों में बटी हो, वहाँ इंडस्ट्री सिर्फ प्लेन इलाके में ही आ सकती है। जैसे बद्दी का इलाका हो गया, कालाम का इलाका हो गया, पोंटा का इलाका हो गया, उन्ना का या कांगड़ा का इंदौरा बेल्ट का इलाका हो गया। 10% लैंड है जहाँ हम इंडस्ट्रियल बेल्ट हम बोल सकते हैं, वहीं आती हो। बड़ी इंडस्ट्री से हमें जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है और अदर इंडस्ट्रीज़ है दूसरे उद्योग से बैट के और एक्साइज के रूम में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए के करीब आता था। जीएसटी लगने के बाद से भी प्रदेश को नुकसान हुआ। जो हमारी कॉम्पिटेंस ऑफ टैक्स लगाने की जो पावर थी जीएसटी के बाद वो ख़त्म हो गई। हम किस पर टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के बाद वो शक्ति भी हमारे हाथ से चली गई। हमारे जो अधिकार है, जो जनता की संपदा के अधिकार है, जो 75 लाख जनता की अधिकार है, वो सरकारों के अधिकार नहीं है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है,
सरकार सत्ता में आती है, सरकार सत्ता से बाहर जाती है, लेकिन अपने अधिकार जो हैं, जो आम आदमी के अधिकार है, जो प्रदेश के बागवान के अधिकार है, जो प्रदेश के किसान के अधिकार है, जो प्रदेश के आम परिवारों के लोगों के अधिकार है, अगर उस संपदा को आप लूटते ही रहोगे और हमारे लोगों को ना कोई अधिकार दोगे, तो ये निश्चित रूप से प्रदेश के लिए काला दिन है। उस अधिकार के रूप में हमें ये आरडीजी मिलती थी। छोटे राज्य कभी भी सरप्लस, स्टेट रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकते। अगर वो रेवेन्यू सरप्लस जिस दिन होंगे वो सिर्फ हाइड्रो टूरिज्म के सेक्टर में होंगे। कृषि क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधान हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए अपर्याप्त हैं, जहां भौगोलिक परिस्थितियां और खेती की लागत देश के मैदानी राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। सेब उत्पादक जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का योगदान देते हैं और हजारों परिवारों की आजीविका का आधार हैं, उन्हें इस बजट में कोई पहचान, कोई सहायता और कोई नीति समर्थन नहीं मिला। ये बागवानों के साथ सीधा अन्याय है और हिमाचल की आर्थिकी पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की पहचान और रोजगार का प्रमुख स्रोत है। इस क्षेत्र के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बौद्ध सर्किट का प्रस्ताव स्वागत योग्य है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों वाले हिमाचल प्रदेश को इससे बाहर रखना स्पष्ट भेदभाव को दर्शाता है। पर्वतीय मार्गों के विकास की घोषणा तो की गई है, लेकिन वास्तविक लाभ भविष्य के अस्पष्ट दिशा निर्देशों पर छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे विस्तार जैसे भानुपल्ली, बिलासपुर और बद्दी चंडीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भले ही बजट में पूंजी निवेश की बात करे, लेकिन पहाड़ी राज्यों के लिए आपदा से सुरक्षा, सड़क रेल कनेक्टिविटी, जल विद्युत, पर्यटन और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए कोई ठोस या विशेष सहायता दिखाई नहीं देती। हिमालयी राज्यों के लिए अलग आपदा जोखिम सूचकांक और पारिस्थितिक संकेतकों को वित्तीय संवितरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। केंद्रीय बजट 2026-27 हिमाचल प्रदेश के लिए न विकास का रास्ता दिखाता है, न न्याय का। उन्होंने कहा कि राज्यों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए तक ही सीमित रखी गई है और इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। साथ ही इससे जुड़ी कठोर शर्तें हिमाचल जैसे छोटे और पहाड़ी राज्यों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ विकास की लागत अधिक होती है। इसके अलावा जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य को हर वर्ष भारी राजस्व नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये बजट जन विरोधी, किसान विरोधी और हिमाचल विरोधी है। हिमाचल सरकार वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन केंद्र सरकार से अपेक्षा करती है कि वो राज्यों के साथ संवाद, संवेदनशीलता और सहयोगी संघीयता की भावना को अपनाए। हिमाचल प्रदेश को नजरअंदाज कर भारत का समावेशी विकास संभव नहीं है। प्रदेश और यहाँ के लोगों के प्रति अन्याय के खिलाफ राज्य सरकार अपनी आवाज मजबूती से उठाती रहेगी। राज्य में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। ऐसी ही योजनाओं का लाभ उठाकर मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के शहरी क्षेत्र की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। सुंदरनगर शहर की रहने वाली श्रीमती भीमा देवी पहले सिलाई का छोटा मोटा कार्य करके अपनी आजीविका कमा रही थी, लेकिन जब उन्हें स्वयं सहायता समूह संबंधी जानकारी मिली तो उन्होंने इस समूह से जुड़ने के बारे में सोचा। राधे मुकुंद स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। मैं छोटा मोटा काम करती थी, अपने सिलाई का बहुत कम काम होता था, पर जैसे जिसके बाद मैं इस समूह से जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। सबसे पहले तो हमने 10,000 जो है वो हमें रिवॉल्विंग फंड मिला था, उससे भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और इसके बाद हमने जो है वो 1 लाख का हमें लोन मिला था। हमारे ग्रुप में कुल 8 सदस्य हैं, तो हमें 8 लाख रुपए मिला था और 1-1 लाख हमने सबने आपस में बांटा, जिससे कि मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली हुई है। मैंने कोई मशीनें खरीदी, कोई और भी जो मेरी काम का सामान था वो मैंने खरीदा, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जिससे कि मैं इससे जो है वो कम से कम 25-30 हजार महीने का कमा लेती हूँ और अपने हस्बैंड का हाथ भी बटाती हूँ। मेरे पास काफी ज्यादा लड़कियां सीखने के लिए भी आती हैं और उनको मैं सिखाती भी हूँ और वो आगे चलकर सक्सेस हो रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं। तो मुझे इस ग्रुप से जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली हुई है। पहले जो है वो हमारे ग्रुप की बचत जो थी वो हम सारी महिलाएं 500 रुपए की बचत करते थे और उसको भी आपस में लेन देन के रूप में यूज करते थे। और अब धीरे धीरे जो है हमने 1,000 की कर दी हुई है
बचत। तो अब तक हमारे पास लगभग 2 लाख रुपए तक की बचत हो गई है, जिसको कि हम आपस में लेन-देन के रूप में यूज़ करते हैं और इससे जो है हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही बेहतर हुई है। हिमाचल सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतनी अच्छी-अच्छी स्कीमें चलाई हुई हैं, जिससे कि वो अपनी मदद खुद कर सकती हैं। नगर परिषद सुंदरनगर क्षेत्र में 114 स्वयं सहायता समूहों को अब तक लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 114 में से 41 स्वयं सहायता समूहों की क्रेडिट लिंकेज करवाई जा चुकी है। वहीं 111 लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 2 लाख रुपए की राशि 7% ब्याज दर पर ऋण के रूप में प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 112 स्वयं सहायता समूहों को 10-10 हजार रुपए का रिवॉल्विंग फंड तथा शहर में गठित 7 एरिया लेवल फेडरेशनों को 50-50 हजार रुपए का रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।